गुड आफ्टरनून ऑल। अपने टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीमेल स्ट्रक्चर्स को एक्सटर्नल जेनेटिलिया तक को समाप्त कर लिया था, लेकिन मैमरी ग्लैंड्स अभी बाकी था। तो चलिए मैमरी ग्लैंड्स वाले पॉइंट्स को हम लोग शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा, किताब आपके पास ऑलरेडी है, उसके लाइन्स को हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, फिर भी थोड़े से कुछ नए वर्ड्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर शामिल जरूर कर लें। तो चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखने की कोशिश करता है, कह रहा है कि ए पेयर ऑफ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स, ये एक शानदार फीचर किसके लिए, फीमेल्स के लिए, फीमेल मैमल्स के लिए कह रहे हैं। दैट मीन्स जैसे मैमल्स आके नाम क्यों पड़ा, मैमल्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स होंगे तो मैमल्स हैं, लेकिन जो मेल मैमल्स होते हैं उनके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और जो फीमेल जो मैमल्स हैं उनके मैमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं। तो इसी लाइन को सबसे पहले लाइन में समझाने की कोशिश करता है कि जो फीमेल्स हैं या जितने भी मैमल्स हैं जो कि फीमेल्स हैं, उनके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, ओब्वियसली तो जितने भी स्पीसीज होते होंगे उनकी स्पीसीज के अनुसार से वेरिएशंस आते हैं उस संख्या में, लेकिन अगर ह्यूमन फीमेल में देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 1 पेयर। अगले लाइन पर अगर आप वॉच करें तो लिखा आपको मिलेगा कि दिस पेयर्ड मैमरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ, वो किसका बना हुआ है, दिस आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये भी एक छोटा सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिख जाता है। किससे बना हुआ है, ओब्वियसली ग्लैंड है तो ग्लैंडुलर टिश्यू तो उसके अंदर पाए ही जाएंगे, लेकिन उसके अंदर काफी कम मात्रा में ही सही या वेरिएबल मात्रा में ही सही फैट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं और साथ साथ वेरिएबल अमाउंट में उसके अंदर फैट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दीज मैमरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्लैंड्स along with variable amount of fat। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं हम लोग। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स को, अगर फीमेल को अगर हम लोग इस तरीके से साइड व्यू से अगर देखें, और साइड व्यू से अगर देखने के बाद अगर उसकी इस मैमरी ग्लैंड को बिल्कुल इस सेक्शन में हम लोग कट करें, तो पहले भी मैंने शायद आपको समझाया होगा, इस तरीके के व्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सजाइटल व्यू कहते हैं। तो अगर फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स को अगर सजाइटल व्यू में हम लोग कट करके देखें तो जो भी इमेज बनेगा उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, और सेम इमेज आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो सेम इमेज चलिए देखते हैं क्या क्या दिखना चाहिए। ओब्वियसली नीचे की तरफ क्या दिखेंगे, बोन्स दिखेंगे, रिब्स वगैरह नजर आएंगे। सपोज कीजिए मैंने कट किया तो बेसिकली बोन्स भी तो जितने रिब्स हैं वो रिब्स भी तो कट हुए होंगे संग संग, तो सबसे नीचे की तरफ तो रिब्स हैं, इसी रिब्स के ऊपर मैमरी ग्लैंड्स नजर आएंगे। तो नीचे की तरफ क्या नजर आ रहे हैं हम लोग को, इस तरीके से रिब्स नजर आ रहे हैं। रिब्स का सेक्शन है ऐसा ही नजर आएगा क्योंकि सजाइटल सेक्शन ऐसा ही दिखेगा। इसके ऊपर क्या दिखेगा, इसके ऊपर पहले भी मैंने कह दिया है, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू नजर आएंगे। तो ग्लैंडुलर टिश्यू कैसा होगा, इसके अंदर कह रहा है कि लगभग 15 से 20 इस तरीके के लोब्स हैं, ऐसे लोब्स हैं। ऐसे लोब्स की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर ऐसे 15 से 20 लोब्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं लोब्स को मैमरी लोब्यूल्स भी कहते हैं, इसको मैमरी लोब्स भी कहते हैं। तो मैमरी लोब्स की संख्या कितनी है, 15 से 20। चलिए इसके अंदर देखते हैं कि मैमरी लोब्स के अंदर क्या, तो इन मैमरी लोब्स के अंदर ठीक वैसे ही जैसे हम लोग के लंग्स के अंदर काफी थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाते हैं, इसका नाम एल्विली होता है। एग्जैक्टली सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इन मैमरी लोब्स यानी मैमरी लोब्यूल्स के अंदर पाया जाता है। तो चलिए काफी पतले पतले इरेगुलर जो थैली लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम एल्विली होगा, उसको मैं यहां पर बना लेता हूं, सभी के अंदर बना लेता हूं, उसकी संख्या भरपूर होती होगी। अब यहां पे एक छोटा सा पेंच है या छोटा सा एक क्वेश्चन है, मैं यहां पे इसको यहीं पे इंक्लूड कर देता हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्विली कहां मौजूद है, तो एल्विली ये जो नाम है ना 3 जगह पर सुनने को मिलता है। पहला लंग्स के अंदर एल्विली है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। दूसरा एल्विली कहां पर सुनने मिलता है, दांत। ओब्वियसली जितने भी हमारे जो टिथ हैं, जो अपर जॉ, मैक्सिला और लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, उसके अंदर कुछ सॉकेट्स होंगे, इन्हीं सॉकेट्स के अंदर दांत अच्छे से फंसे हुए हैं। किसकी मदद से फंसे हुए हैं, ओब्वियसली गम्स मसूड़ों की मदद से फंसे हुए हैं, लेकिन गड्ढे तो है ना कम से कम, यानी अपर जो मैक्सिला या लोअर जो मैंडिबल, इसमें क्या है, कुछ गड्ढे हैं, उन्हीं गड्ढों को भी एल्विली ही कहा जाता है। तो पहला एल्विली आपने सुना लंग्स के अंदर एल्विली जहां एक्सचेंज ऑफ गैस, दूसरा एल्विली कहां पर, अपर जॉ और लोअर जॉ में कुछ गड्ढे हैं, सॉकेट्स हैं जिसके अंदर दांत जाकर अच्छे से फंसे हुए हैं, रखे गए हैं, इन्हीं सॉकेट्स को हम लोग भी एल्विली कहते हैं। और तीसरा एल्विली कहां पर सुनने मिल रहा है, तीसरा एल्विली आपको यहां पर सुनने के लिए मिल रहा है मैमरी लोब्स के अंदर, दैट मींस मैमरी ग्लैंड्स के अंदर। ओब्वियसली इन्हीं एल्विली के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती होगी। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करता हूं मैं, इसमें से किसी भी एक एल्विली का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बाहर में बना देता हूं। हो सकता है कि इस इमेज में आपको अच्छे से ना दिखे, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें क्या किया, किसी भी एक एल्विली को थोड़ा सा साइड में बना दिया। तो इस तरीके से हाईली इरेगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। बना किससे होगा, ओब्वियसली कोई भी स्ट्रक्चर शरीर में बनता किससे, सेल से, यानी ये जो भी एल्विली है ये भी बने किससे होंगे, सेल से। और यही तो वो सेल्स होंगे जो कि क्या सिंथेसिस करेंगे, मिल्क के सिंथेसिस करेंगे। और इस एल्विली के बीच में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो एल्विली के बीच में कुछ स्पेस नजर आ रहे हैं। इस स्पेस को हम लोग क्या नाम देंगे, ल्यूमेन भी कह सकते हैं, लैकुना भी कह सकते हैं, आप चाहे तो इसको साइनस भी कह सकते हैं। स्पेस सब तो एक ही चीज है।
यानी एल्वेली किससे बना हुआ है? ये जो एल्वेली है थिन वॉल्ड नजर आते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें चारों तरफ जो भी सेल्स हैं इसको लोग एल्वेलर सेल्स कहेंगे। इन्हीं एल्वेलर सेल्स को मिल्क की सिंथेसिस करनी है और मिल्क सिंथेसिस होगा कहां पर स्टोर्ड होगा? बीच किसी स्पेस में स्टोर्ड होगा। इस स्पेस को हम लोग ल्यूमेंस, लैकुना, साइनस कुछ भी कह सकते हैं जहां मिल्क स्टोर्ड होगा। लेकिन एल्वेली है तो एल्वेली से ओब्वियसली काफी फाइन ट्यूब्स यहां से निकलते होंगे, डक्ट निकलते होंगे, काफी पतले से ट्यूब हैं, इसलिए इसको एल्वेलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यानी कि इसमें जितने भी मेमोरी लोब्स के अंदर जितने भी एल्वेली बने हुए हैं, हर एक एल्वेली से जो डक्ट काफी पतले पतले डक्ट होते होंगे जो बाहर निकलते होंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम रख सकते हैं हम लोग एल्वेलर ट्यूब्यूल्स। काफी फाइन है, हमेशा ध्यान रखिएगा ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्स में क्या अंतर है। जब तक वो काफी पतले हैं तब तक आप उसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जब वही थोड़े से मोटे हो जाएंगे तो आप उसे ट्यूब्स या डक्ट भी कह सकते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यानी है एक ही चीज, है तो ट्यूब ही। जब तक फाइन है, काफी पतले से हैं, आप उसे ट्यूब्यूल्स या डक्ट्यूल्स कह सकते हैं, और जब मोटे हो जाएंगे तो आप उसे ट्यूब या डक्ट कहेंगे। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एल्वेली से काफी फाइन ट्यूब निकले होंगे, काफी फाइन है, इसलिए इसको नाम क्या देंगे? एल्वेलर ट्यूब्यूल्स। और ये एल्वेलर ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए इसके अंदर जितने भी एल्वेलर ट्यूब्यूल्स हैं, कई सारे एल्वेली के ट्यूब्यूल्स फ्यूज होंगे तो थोड़ा सा मोटा सा डक्ट बनेगा। यानी कि इमेजिन कीजिए कई सारे एल्वेली के ट्यूब्स क्या हो गए? फ्यूज कर गए, तो एक मोटा सा डक्ट बना। उसी तरीके से कई सारे एल्वेली के ट्यूब्यूल्स क्या हो गए? फिर से फ्यूज कर गए, तो फिर से मोटा सा डक्ट बना। इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यानी एल्वेलर ट्यूब्यूल्स के फ्यूज होने से क्या बनेगा? एल्वेलर ट्यूब्यूल्स के फ्यूज होने से बनेगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेगा। तो चलिए मेमोरी ट्यूब्यूल्स इसको हम लोग कह सकते हैं। और यही मेमोरी ट्यूब्यूल्स नाम के जो स्ट्रक्चर हैं, यही मेमोरी लोब्यूल्स से बाहर निकलते हैं। यानी मेमोरी लोब्यूल्स से जो डक्ट बाहर निकल रहे हैं, इसका नाम क्या रखेंगे? इसको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स नाम दे सकते हैं। तो चलिए सारे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वेलर ट्यूब्यूल्स को फ्यूज कर रहे हैं, एल्वेलर ट्यूब्यूल्स को फ्यूज कर रहे हैं, और फ्यूज होने की वजह से काफी मोटा सा डक्ट बनेगा, और ये मोटा सा डक्ट का नाम रखेंगे इसका हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग नाम देख सकते हैं। तो चलिए मेमोरी ट्यूब्यूल्स, आप चाहें तो इसको मेमोरी डक्ट भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी इसको मेमोरी डक्ट भी कह रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी कह रहा है। ऐसा कुछ खास क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स होने चाहिए। लेकिन अगर थोड़े से मोटे दिखेंगे तो इसको मेमोरी डक्ट भी आराम से कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इमेजिन की चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 लोब दिखेंगे, नाम होगा मेमोरी लोब्यूल्स या मेमोरी लोब्स। इसके अंदर दिखेंगे एल्वेली, एल्वेली बने हुए सेल से। सेल का काम है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। स्टोर्ड कहां पर होगा? बीच के स्पेस में स्टोर्ड होगा, नाम है ल्यूमेंस या लैकुना। और वहां से जो ट्यूब्स निकल रहे हैं उसका नाम है एल्वेलर ट्यूब्यूल्स। एल्वेलर ट्यूब्यूल्स जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और उन्हीं में से जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स मोटे से होते हैं, जो कि लोब से बाहर निकलते हैं, उन्हीं में से जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स मोटे से होते हैं, जो लोब से बाहर निकलते हैं, इसी को मेमोरी डक्ट भी कहा जाता है। यानी ये डक्ट निकल रहे हैं, काफी मोटे अगर हो गए तो इसको मेमोरी डक्ट भी कहेंगे। अब क्या होगा? ये मेमोरी डक्ट्स भी फ्यूज करेंगे। ये मेमोरी डक्ट्स भी क्या होंगे? सपोज कीजिए ये मेमोरी ट्यूब्यूल या मेमोरी डक्ट है, कह सकते हैं। ये मेमोरी डक्ट भी क्या होंगे? फ्यूज करेंगे। मेमोरी डक्ट भी होंगे, फ्यूज करेंगे। तो देखिए काफी मोटा सा डक्ट बन रहा है। इसी तरीके से दैट मींस हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसे भी फ्यूज कर रहे हैं, काफी मोटा सा डक्ट बन रहा है इस तरीके से। और ये जो भी डक्ट यहां पर आपको फ्यूज, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी मेमोरी डक्ट आप इसको जो भी कहें, ये फ्यूज कर गए। और फ्यूज करने के बाद क्या होगा? यहां पर काफी मोटा सा एक स्पेस दिखेगा, एक डायलेटेड पोर्शन दिखे। डायलेटेड किसे कहते हैं? फैला हुआ जो पोर्शन होता है उसे हम डायलेटेड पोर्शन कहते हैं। इसका नाम होगा लैक्टिफेरस एम्पुला, या इसको मेमोरी एम्पुला भी कह सकते हैं। और लास्टली मेमोरी एम्पुला कुछ डक्ट के रूप में आगे बढ़ जाएंगे। इसी डक्ट का नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट कहां से बाहर निकलते हैं? ओब्वियसली निपल, फीमेल में शरीर में आगे की तरफ अगर देखा जाए, मेमोरी ग्लैंड्स में आगे की तरफ देखा जाए तो कुछ पॉइंटेड प्रोजेक्शन होते हैं। इसी पॉइंटेड प्रोजेक्शन को हम लोग नाम देते हैं निपल, और इसी निपल से लैक्टिफेरस डक्ट बाहर निकलते हैं। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ क्या क्या नाम सुनने को मिला। तो मिल्क सिंथेसिस कहां पर होगा? ट्यूब्यूल्स फ्यूज कर गए तो एल्वेलर ट्यूब्यूल्स आप उसे बुला सकते हैं, आप उसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी बुला सकते हैं। फ्यूज कर गए, मोटे हो गए तो नाम पड़ा मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट भी आपस में फ्यूज कर गए तो क्या बना? मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस एम्पुला। और लास्टली कहां से किस डक्ट में कन्वर्ट हो गए? लैक्टिफेरस डक्ट के रूप में निकल करके निपल से बाहर की तरफ निकल गए। और इसी स्ट्रक्चर को देखने मिलेगा। हालांकि जो निपल वाला जो पॉइंटेड पोर्शन होता है उसके आसपास कुछ कलर्ड पोर्शन देखने को मिलते हैं, उस कलर्ड पोर्शन को एरियोला भी कहते हैं। तो फीमेल में निपल के आसपास जो भी पिंक कलर के या ब्लैक कलर के या जिस भी कलर जो भी कलर पोर्शन एरिया देखने मिलेगा उसे एरियोला भी कहते हैं। ये सब नाम एनसीईआरटी में है नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछता हुआ नहीं है। तो इमेजिन कीजिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इस तरीके से एक मेमोरी ग्लैंड में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या मात्र इतना ही तरीके का स्ट्रक्चर है? नहीं, और भी चीज है।
तो चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पहले भी मैंने कह दिया, यानी इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, चारों तरफ अलग अलग अनुपात में, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग मात्रा में या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मात्रा में फैट्स देखने को मिलेंगे। और इसी फैट की वजह से मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं थोड़े से फूले हुए स्वोलन पोर्शन या स्वोलन स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और क्या नजर आएगा, अब एनसीईआरटी के बाहर के एक वर्ड में बोल रहा हूं, एक खास है। वैसे तो आप जानते हैं टिश्यू चार ही तरीके के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, चार ही तरीके के टिश्यू हैं, लेकिन यहां पर काफी मॉडिफाइड एक खास वैरायटी के एपिथेलियल सेल पाया जाएगा। इमेजिन कीजिए मैंने क्या किया, यहां पर कुछ खास वैरायटी के एपिथेलियल सेल का निर्माण कर लिया। मान लेते हैं कि एपिथेलियल सेल है, तो एपिथेलियल सेल अगर मैं इसका नाम ही अगर एपिथेलियल सेल अगर कह रहा हूं तो मतलब टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन बड़ा पिकुलियर एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अंदर जिस तरीके से मस्कुलर टिश्यू यानी मसल टिश्यू के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इन एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स होते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपसे कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में तो इसका नाम भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेंगे कुछ खास तरीके के स्पेशल एपिथेलियल सेल्स। लेकिन एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होगा, इनके अंदर इमेजिन कीजिए कि एक्टिन और मायोसिन नाम के ठीक वैसे ही फिलामेंट्स होते हैं जैसा आपने मसल्स के अंदर पढ़ा है, यानी कि बड़े पिकुलियर स्पेशल टिश्यू हैं। स्पेशल टिश्यू क्यों, क्योंकि इनके पास एपिथेलियल टिश्यू की भी प्रॉपर्टी है और संग संग मस्कुलर टिश्यू की भी प्रॉपर्टी है। मतलब है तो एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता इनके पास हासिल है, लाइक मस्कुलर टिश्यू। और इन्हीं एपिथेलियल, इन सेल्स का पहले नाम बता देता हूं। इन सेल्स का नाम होता है मायो एपिथेलियल सेल। मायो का मतलब होता है मसल, एपिथेलियल तो आप जानते ही हैं। तो इस स्पेशल तरीके के सेल का नाम मायो एपिथेलियल सेल। तो क्वेश्चन अगर कभी भी आपको मिले मायो एपिथेलियल सेल्स क्या हैं, तो दे आर मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्यों, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू के ही समान इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू होने के बावजूद इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है। इसी तरीके के स्पेशल तरीके के सेल को हम लोग मायो एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से, इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से मिल्क रिलीज होता है, जिसे हम लोग लैक्टेशन भी कहते हैं। सपोज कीजिए मेमोरी ग्लैंड से संबंधित, क्योंकि हार्मोन्स पोर्शन आपका थोड़ा छूटा हुआ, इसलिए बार बार मैं उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर देने की इच्छा होती है बीच बीच में। मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर 4 हार्मोन के प्रभाव पड़ेंगे, 4 हार्मोन, चारों एक सीरीज में मैं आपको बताता हूं। इस मेमोरी ग्लैंड के ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का, और एस्ट्रोजन के प्रभाव पड़ने की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स थोड़े से डेवलप होते हैं, यानी थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में तो कितने आसानी से कह दे रहे हैं कि थोड़े से डेवलप होते हैं, साइज में बढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई तो तकनीकी शब्द होता होगा। इसका तकनीकी शब्द होता है प्रोलाइफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रोलाइफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को कह रहा है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि मेमोरी ग्लैंड के अर्ली यानी कि शुरुआती प्रोलाइफरेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, एस्ट्रोजन, नतीजा मेमोरी ग्लैंड्स होंगे साइज में। लेकिन इसी मेमोरी ग्लैंड के ऊपर अब जाकर असर करेगा सेकंड हार्मोन, नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स थोड़े और ज्यादा डेवलप होंगे, यानी कि थोड़े और प्रोलाइफरेशन देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर कौन काम करेगा, तीसरा हार्मोन, नाम होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से मेमोरी ग्लैंड थोड़े और डेवलप होंगे, प्रोलाइफरेशन होगा, लेकिन इस बार सिंथेसिस ऑफ मिल्क भी इसके अंदर होने लगेगा, और लास्टली मिल्क स्टोर्ड हो चुके होंगे। और लास्टली जो चौथा हार्मोन आएगा उसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम किसके ऊपर होता है, इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होगा, नतीजा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, लोब्स के ऊपर दबाव पड़ेगा और मिल्क रिलीज होगा। यानी मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर लाइन से जो 4 हार्मोन्स काम करते हैं उसके नाम, फिर से मैं तेजी से रिपीट करता हूं, एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के थोड़े से डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड के थोड़े और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के थोड़े और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, प्लस उसके अंदर मिल्क भी बनने लगेगा, और लास्टली ऑक्सीटोसिन वो सिर्फ मिल्क निकलने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसको हम लोग लैक्टेशन भी कहते हैं। तो इतने ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो जिस्ट यही है, इस इमेज में क्या क्या दिख रहा है ऑलरेडी मैंने आपको शायद पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उसमें लेबलिंग किया हुआ है, और किताब भी आप पढ़ेंगे, बहुत आसान सा वर्ड है। तो मैंने सेक्शन लिया है, साइड से सेक्शन लिया है। रिब्स के आपको इस सेक्शन में क्या दिख रहे हैं, रिब्स दिख रहे हैं। ओब्वियसली रिब्स के ऊपर मसल भी होते होंगे, इस मसल को मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर 2 तरीके के मसल होते हैं, काफी छोटे छोटे जो मसल होते हैं इसका नाम होता है पेक्टोरालिस माइनर, और इसके ऊपर काफी लंबे लंबे मसल्स भी होते हैं। इन लंबे लंबे मसल्स को पेक्टोरालिस मेजर भी कहा जाता है, यानी बोन्स है तो बोन्स के ऊपर तो मसल्स होंगे। इस मसल का नाम पेक्टोरालिस माइनर और पेक्टोरालिस मेजर होता है, डिपेंड करता है कि उसकी साइज कैसी है, इस आधार पर उसका नामकरण किया गया। पेक्टोरालिस ही क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इस पूरे रीजन को हम लोग पेक्टोरल एरिया है, पेक्टोरल रीजन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में, इस गर्डल को, हड्डियों के इस ढांचे को, इस घेरे को क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। क्योंकि एरिया पेक्टोरल है इसलिए मसल का भी नाम है पेक्टोरालिस।
तो सिंपल इस इमेज में क्या क्या दिख रहा है मुझे, रिब्स दिख रहे हैं सेक्शन में, इसके ऊपर काफी छोटे साइज के लंबाई के मसल दिख रहे हैं, नाम होगा पेक्टोरलिस माइनर, इसके ऊपर लंबे लंबे मसल्स भी दिख रहे हैं, नाम है पेक्टोरलिस मेजर, 15 से 20 लोब्स दिख रहे हैं, मेमोरी लोब्यूल्स कहे जाएंगे। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर काफी इरेगुलर थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाम है एल्वेली। एल्वेली बने हुए किससे, सेल से। सेल का काम क्या है, मिल्क सिंथेसिस। स्टोर्ड कहां होगा, बीच के स्पेस में, नाम है उसे ल्यूमेन या लैकुना कहेंगे। एल्वेली से जो ट्यूब, काफी पतले से ट्यूब निकल रहा है, उसका नाम है एल्वेलर ट्यूब्यूल्स। एल्वेलर ट्यूब्यूल्स जब फ्यूज करेंगे क्या बनेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स और ज्यादा जब मोटे दिखने लगते हैं तो उसी का नाम पड़ जाता है मेमोरी डक्ट। और मेमोरी लोब्यूल से मेमोरी डक्ट बाहर निकलते हैं। मेमोरी लोब्यूल से बाहर कौन निकलेगा, मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगा। और जब मेमोरी डक्ट भी आपस में जब फ्यूज करते हैं तो काफी मोटा सा डायलेटेड पोर्शन, सोलन पोर्शन नजर आता है, इसका नाम होगा लैक्टिफेरस एम्पुला या मेमोरी एम्पुला। और इसके आगे जो डक्ट दिखता है उसका नाम लैक्टिफेरस डक्ट। पॉइंटेड पोर्शन को निपल कहते हैं, इसके आसपास के कलर पोर्शन को हम लोग एरोला कहते हैं। और 4 हार्मोन्स के प्रभाव मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए। इसके अंदर मुख्यतः क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, लेकिन थोड़े बहुत फैटी टिश्यू भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज वेरिएबल होता है। और सबसे मुख्य सेल का नाम मैंने बताया मायोएपिथेलियल सेल। ऐसा क्यों, क्योंकि है एपिथेलियल लेकिन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता है लाइक मसल्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। तो क्या जो स्पेशल तरीके के मायोएपिथेलियल सेल हैं, टिश्यू अभी चल नहीं रहा लेकिन टिश्यू रहता तो मैं इसको बताता। तो क्या जो स्पेशल तरीके के मायोएपिथेलियल सेल हैं क्या सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स के ही अंदर हैं? जवाब है नहीं, ये सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर नहीं है। जितने भी हमारे स्किन के नीचे, स्किन के अंदर आपने नाम सुना होगा स्वेट ग्लैंड्स, तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसके आसपास भी सेम चीज देखने को मिलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो भी 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम आपने सुनकर रखे हुए हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा का सिक्रेशन होती है, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी सेम इसी तरीके के मायोएपिथेलियल सेल्स भरे पड़े हैं। यानी अगर कभी पूछे मायोएपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन, तो मेमोरी ग्लैंड भी सही हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड भी सही हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड भी सही हो जाएगा। और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से इनके जहां भी रहते हैं वो उनके कंटेंट्स बाहर निकला करते हैं। तो ये हो गई एक बेसिक थ्योरी। पहले असर हुआ एस्ट्रोजन, उसके बाद असर हुआ प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद असर हुआ प्रोलैक्टिन, लास्टली असर हुआ ऑक्सीटोसिन। ऑलरेडी मैंने समझा दिया, कुछ डिटेल हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आगे। तो चलिए हम लोग ने स्ट्रक्चर पॉइंट को समाप्त किया और एग्जैक्टली कहा जाए तो पहली बार हम लोग फंक्शनल पॉइंट में चल रहे हैं। भले इस टॉपिक को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा करते हैं, जैसे आपके चैप्टर का नाम भले ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, लेकिन आप भी जानते हैं जो भी फंक्शनल पोर्शंस होते हैं उसको हम लोग एक साथ कंबाइन कहा करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11th में भी आपके जो 7 चैप्टर लाइन से थे वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही थे, और क्लास 12th में ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे, पहली बार हम लोग फंक्शन वाले पोर्शन में इंटर कर रहे हैं। और फंक्शनल पोर्शन सिर्फ समझने के लिए होते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप इसको ध्यान से सुने, मेरे ख्याल से हर लाइन आपस में कनेक्टेड है और ध्यान दें आप इस पर। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली बार कॉन्सेप्चुअल पोर्शन इंटर कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी को देखेंगे तो अब क्या आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है, या उसके बाद पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, स्पर्म कैसे बनेगा, फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करते हैं। आपका जो एग्जाम होगा उसमें 2 कंटेंट अभी और इसमें जोड़ने बाकी रह गए। अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं और इसके बाद आएगा ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस तक का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा, यानी हम लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस तत्काल समाप्त करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। नामकरण पर तो बाद में आएंगे, पहले कुछ बेसिक चीज से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब हमारे टेस्टिस के अंदर, हम लोग ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा तो देखा था उसके अंदर कंपार्टमेंट्स से, है ना। टेस्टिस, सपोज कीजिए 23 में रिवाइज भी कर रहा हूं, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स, इसका नाम क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कोइल्ड डक्ट हुआ करते थे, जिसकी संख्या हर एक लोब्यूल्स में 2 से 3 हुआ करती थी। इन्हीं हाईली कोइल्ड डक्ट को हम लोग कहा करते थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी घटना घटने वाली है, इन्हीं सारी घटनाओं के मिक्सचर को एक साथ हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि इसके अंदर 3 घटना घटेगी, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस नाम के जो फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से का नाम रखेंगे स्पर्मेटिडोजेनेसिस, दूसरे हिस्से का नाम रखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको स्पर्मियोटेलियोसिस भी कहते हैं, और तीसरे हिस्से का नाम होगा स्पर्मिएशन। तो खैर अभी नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब आप इसे खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो सपोज कीजिए अगर मान लेते हैं इसमें से किसी भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने यहां से क्या किया, फिलहाल बाहर निकाला। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हेडिंग हम लोग क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना है, हमने क्या किया, इसमें से किसी भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस तरीके से बाहर निकाला। तो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसका इमेज फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। सपोज कीजिए, अभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक 1-2 नाम से परिचय कर लेते हैं।
तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या दिखेगा? ये तो ऐसे तो एक राउंडेड ट्यूब है, इस तरीके से एक लंबा सा ट्यूब है। मैंने क्या किया, उसका फिलहाल इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर लिया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया, जैसे ही इसका सेक्शन कट करेंगे इसके अंदर क्या नजर आएंगे? इसके अंदर दो तरीके के सेल नजर आएंगे, कुछ इस तरीके के सेल नजर आएंगे, क्यूब लाइक सेल्स होंगे, चारों तरफ भरे होंगे। क्यूब लाइक सेल्स इसके पूरे वॉल में चारों तरफ से भरे होंगे। इन्हीं सेल का नाम हम रखेंगे मेल जर्म सेल, या इसको स्पर्मेटोगोनिया, या कई सारे नाम से भी संबोधित करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें कई सारे नाम आएंगे। कुछ का नाम प्राइमोडियल जर्म सेल रखेंगे, किसी का नाम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होगा, किसी को टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, किसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, किसी को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कहेंगे। यानी नाम तो कई आएंगे, लेकिन फिर भी ये सारे सेल देखने में कैसे लगेंगे? या तो क्यूबॉइडल दिखेंगे या स्फेरिकल दिखेंगे। मतलब इनका कुछ ना कुछ नाम होने वाला है। मान के चलिए इनका नाम प्राइमोडियल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है फिलहाल, लेकिन इसी में क्या नजर आएंगे? हमें कुछ लंबे लंबे कॉलुमनर सेल्स भी नजर आएंगे। इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम रखेंगे सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स। यानी कि मुख्यतः हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूबुल के सेक्शन में इसके पूरे अंदर की वॉल में दो ही तरीके के सेल भरे हुए मिल रहे हैं। चलिए हल्का सा मैं नामकरण भी यहां पर कर देता हूं। इस तरीके के जो क्यूब लाइक सेल होंगे, जनरली मैं उसका नाम क्या रखूंगा? जनरली मैं उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया रखूंगा या स्पर्मेटोगोनियम रखूंगा। और इस तरीके के जो लंबे लंबे सेल हमें लोग नजर आएंगे उसका नाम मैं रखूंगा सर्टोली सेल, उसका नाम रखूंगा मैं सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है। नर्व सेल्स, नाम में ही तो सारा काम छुपा हुआ है। नर्सिंग करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसका काम होगा, इसलिए सर्टोली सेल्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होते हैं, किन्हीं भी दो सेमनीफेरस, अब फिर से वापस चलते हैं टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स नजर आ रहे थे। किन्हीं भी दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में कुछ खास तरीके के सेल के गुच्छे होते हैं। किन्हीं भी दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में, इमेजिन कीजिए इस इमेज में मैं क्या करता हूं, एक और सेमनीफेरस ट्यूबुल इस तरीके से बना लेता हूं, तो इसके अंदर का भी तो स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होगा जैसा ये ट्यूबुल बना हुआ है। तो किन्हीं भी दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में क्या नजर आते हैं? कुछ खास तरीके के सेल के गुच्छे नजर आते हैं। और इन्हीं के सेल के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिडिक सेल्स भी कहते हैं। इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक भी कहते हैं। नाम से परिचय भी सिर्फ करा रहा हूं, काफी बेसिक नाम है सब, है ना। तो ये जो सेल फिलहाल मैंने यहां पर ड्रॉ किया, जो कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में, मतलब बाहर है, किसी भी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है तभी तो बीच में आ रहा है, तो इस सेल का भी नामकरण करना होगा। तो जो सेल मैंने फिलहाल यहां पर बना कर रखे हैं, इस सेल का नाम क्या रखेंगे? इस सेल का नाम रखेंगे लिडिक सेल्स। इस सेल को हम लोग कहेंगे लिडिक सेल्स, या ठीक उल्टा भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस है ना सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में, मतलब सेल के बीच के स्पेस में भरा पड़ा है, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर यहां भी सेल है, सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर यहां भी सेल है, यानी सेल के बीच के स्पेस में है। अब बीच के स्पेस को तो हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते ही हैं, इसलिए इस लिडिक सेल्स का एक दूसरे तरीके से भी नामकरण होता है। इसको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक भी कहते हैं। लिडिक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा। तो इस सेल का मैंने दो नाम रखा, या तो इसको लिडिक सेल्स कहेंगे या इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक भी कहेंगे, सेल्स ऑफ लिडिक भी कहेंगे। और कहा जाता है ये जो लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक कैसे हैं? ये हाईली वैस्कुलर सेल हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के हिस्से हैं। दैट मींस ग्लैंड आप मान के चल सकते हैं, ग्लैंड है। और जनरली आप जानते हैं कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसको ब्लड सप्लाई बहुत, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक अगर ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब यहां ब्लड सप्लाई तो बहुत होगी। दैट मींस हाईली वैस्कुलर होंगे, ब्लड सप्लाई तो बहुत होगी, ये हाईली वैस्कुलर होंगे। अब इसी के बारे में तो एनसीईआरटी में जहां पर भी लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक को समझाने की कोशिश करता है, एक खास लाइन जोड़ देता है, कह रहा है कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड। उस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे, आखिरी में एक पैराग्राफ एंड हो रहा है, उसमें इस जगह जहां लिडिक सेल्स को डिस्क्राइब करता है, एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड। इसका मतलब क्या है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनिटी की बात कर रहा है। सपोज कीजिए, दूसरे एंगल से चलते हैं पहले। तो मैंने कहा कि लिडिक सेल्स हाईली वैस्कुलर है। अगर हाईली वैस्कुलर है मतलब कि ब्लड के सारे सेल्स मौजूद हैं। अगर ब्लड के सारे सेल्स मौजूद है मतलब डब्ल्यूबीसी मौजूद है। अगर डब्ल्यूबीसी मौजूद है तो डब्ल्यूबीसी की एक वैरायटी जिसका नाम है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी मौजूद है। और लिम्फोसाइट अगर मौजूद है तो लिम्फोसाइट दो वैरायटी के होते हैं, एक का नाम होता है बी लिम्फोसाइट, एक का नाम होता है टी लिम्फोसाइट। और यही तो वो सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। क्लास 12 के इसी सिलेबस में आपको काफी डिटेल में आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि लिम्फोसाइट्स किस तरीके के हम लोग के शरीर की रक्षा करते हैं और किस तरीके से इम्यून सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि अगर यहाँ ब्लड सप्लाई है तो ब्लड के सारे सेल हैं, सारे सेल हैं तो डब्ल्यूबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है तो लिम्फोसाइट नाम का डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। यानी लिम्फोसाइट नाम का सेल इस जगह की क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कहीं लिडिक सेल्स डैमेज ना हो जाए।
तो वही कह रहा है कि लिडिक सेल्स में क्या है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड। मतलब लिडिक सेल्स में, लिडिक सेल्स वाले जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड है, इसके अपने सेल तो हैं ही, लेकिन साथ साथ यहां पर ब्लड के वो सेल्स भी मौजूद हैं जो कि इसकी रक्षा करते हैं इम्यून सिस्टम के लिहाज से देखा जाए, यानी वो भी यहां पर मौजूद, मतलब कि इनडायरेक्टली वो लिम्फोसाइट के प्रेजेंस की बात करता है कि यहां लिम्फोसाइट भी मौजूद हैं, इस जगह की रक्षा करते हैं। तो अक्सर ये लाइन आपको क्वेश्चन मिलता है, लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब यही निकल रहा था। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि जो लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक हाईली वैस्कुलर हैं, उसी तरीके से जान लीजिएगा ये जो सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स हैं जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं, ये भी हाईली वैस्कुलर हैं। इसको भी जबरदस्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई की जाती है। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में अभी तक आपको दो ही सेल के बारे में आपको बता रहा हूं जिसको जबरदस्त ब्लड सप्लाई है। पहली ब्लड सप्लाई है लिडिक सेल्स को और दूसरी ब्लड सप्लाई किसको है, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स को भी है। तो इसी को हम लोग को डिस्कस करना है, काफी डिटेल में अभी बढ़ना बाकी है। तो इमेज मैंने इस बोर्ड पर बनाया, इमेज कैसा दिख रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैसा है, एक ट्यूब है लाइक पेन। अगर पेन एक ट्यूब है तो मैंने क्या किया, इसका इस तरीके से सेक्शन कट कर लिया, जो भी सेक्शन कट किया तो ऐसा दिखा होगा, क्योंकि इसके अंदर की वॉल में क्या छुपे हुए सेल, इसके अंदर पूरा सेल की लेयर बिछी हुई है, लेकिन जब इसका सेक्शन लेंगे तो सारे सेल विजिबल होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए क्या इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का क्या हम लोग इसी तरीके से सेक्शन ले सकते थे, नहीं। इसका और कैसे सेक्शन ले सकते थे, इस ट्यूब को ऐसे करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन भी तो कट कर सकते थे। तो एनसीईआरटी में यही है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसका इस तरीके से सेक्शन पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इससे फायदा क्या होगा, इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको तत्काल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट ना करके उसने क्या किया, इसका इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। चलिए मान लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ही कट किया, तो क्या इसके अंदर के सेल नजर नहीं आएंगे, अभी भी सेल नजर आएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि सेम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं तो इमेज कैसा दिखेगा। सेम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैसा नजर आने लगेगा, गोल, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लंबा था, हमने इस तरीके से सेक्शन लिया तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन अगर ऐसे कट करेंगे तो कैसा नजर आएगा, गोल। लेकिन इसके अंदर की जो वाल होगी, क्या दोनों सेल नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे। जिसके अंदर की वाल पे कौन कौन से सेल बिछे हुए हैं, दो तरीके के सेल हैं, कुछ क्यूब लाइक सेल्स हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, वो बिल्कुल भरे पड़े होंगे। लेकिन इन्हीं सेल्स के बीच में क्या भरे होंगे, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स भी होंगे, लंबे लंबे होंगे। यानी कि अगर आप इस सेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पर्मेटोगोनिया इस तरीके से नजर आएंगे और सर्टोली सेल्स लंबे लंबे इस तरीके से नजर आएंगे। और ऐसा ही एक इमेज एनसीईआरटी में बना हुआ है जिसको अक्सर लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कई सारे कि इमेज क्या है, मैंने नहीं बताया था। तो उस इमेज को पढ़ने की बारी अब आई है और शायद इसके बाद आएगी भी नहीं, बस इतना ही छोटा सा डिस्कशन है। यानी आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। उस सर्कुलर स्ट्रक्चर किसका है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर क्या नजर आएंगे, फिर से दो तरीके के सेल नजर आएंगे। ट्यूब लाइक जो सेल्स होंगे उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया होगा, और इन्हीं के बीच में जो आपको लंबे लंबे सेल नजर आएंगे इसका नाम सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स होगा। और ओबेसियली यहाँ पर स्पॉन्स भी होंगे, क्योंकि इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर या ये इमेज हो या ये इमेज हो, क्या बनाने वाले हैं, स्पॉन्स हम लोग बनाने वाले हैं। स्पॉन्स बनाएंगे तो स्पॉन्स का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको, इस सेक्शन में आपको स्पॉन्स भी कुछ इस तरीके से भरे पड़े नजर आ रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया प्लस सर्टोली सेल्स या नर्व सेल जो कि हाईली वेस्कुलर होते हैं, ये भी नजर आएंगे, लंबे लंबे नजर आते होंगे। और इसी बीच में आपको स्पॉन्स नजर आ रहे हैं जो कि इस ट्यूब के अंदर बन रहे होंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है, अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन ना पढ़ के क्या करेंगे, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ेंगे लाइक दिस, जिसके बेसिक सेल्स के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस इमेज के जो भी इस इमेज में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, अब उसके प्रयोग करने की बारी है और काफी डिटेल में इसका प्रयोग होगा, इसलिए बेसिकली आप इसके नाम से परिचित हो जाए तो ज्यादा बेहतर। तो अभी तक का नाम आपको यही मिला, क्यूब लाइक सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, हालांकि कई सारे नाम आएंगे आगे जाकर, लेकिन लंबे लंबे सेल्स का नाम तो एक ही होगा, उसका नाम सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स होगा, हाईली वेस्कुलर होंगे। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में या बीच में लिडिक सेल्स होंगे, ये भी हाईली वेस्कुलर हैं, ये भी इंडोक्राइन सिस्टम है। तो चलिए सेम इमेज को हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इमेज को हम लोग काफी बड़े साइज के बनाते हैं, जिससे कि उसके अंदर के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ा जा सके। तो एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के इमेज को मैं वापस काफी बड़े साइज का बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए मैंने इस तरीके से एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इस तरीके से बनाया, काफी बड़े साइज का मैं बना ले रहा हूं इसको, जिससे कि लिखने में मुझे दिक्कत ना आए, काफी सारे चीज लिखने होंगे। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया यहां पर। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या दिख रहे हैं, चलिए फिर से बेसिक बनाते हैं। लेकिन देखिए इस बार मैं जो बेस में जो क्यूब लाइक सेल्स यहां पर बना रहा हूं,
इस क्यूब लाइक सेल्स का मैं नाम अब चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़े से एडवांस में चल रहा हूं, एनसीईआरटी से थोड़ा बेहतर कर रहा हूं। जो भी सेल फिलहाल आपको दिख रहे हैं, लेबलिंग मैं बिल्कुल बाद में करूंगा, फिलहाल आप सिर्फ उसके नाम को कैच करने की कोशिश करें, या आपको जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहां पर, वहां पर लेबलिंग किया हुआ भी मिलेगा। तो पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझे, नाम को कैच करें, लेबलिंग होता रहेगा, लेबलिंग आपको किया हुआ मिल भी जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं। तो जो भी सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर फिलहाल जो भी क्यूब लाइक सेल्स आपको नजर आ रहा है, इसका नाम रखते हैं हम लोग पीजीसी। पीजीसी पूरा नाम क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, है ना। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को प्राइमरी जर्म सेल्स भी कहा जाता है। आप इसको प्राइमरी जर्म सेल कहें या प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहें, छोटा में क्या कह रहे हैं हम लोग? पीजीसी। स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स किसे कहते हैं? जो जिंदगी भर डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, जो कितना भी डिवाइड कर लें वो कभी भी खर्च नहीं होंगे, कभी भी वो समाप्त नहीं होंगे, ऐसे सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। और जो चाहें तो किसी भी दूसरे सेल के रूप में कन्वर्ट करने की होने की भी क्षमता रखते हैं। तो चलिए स्टेम सेल क्या है उसके डेफिनेशन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस इतना है कि जो भी सेल मैंने बनाया इसके दो नाम मैं कह रहा हूं। इसे हम लोग प्राइमरी जर्म सेल भी कह रहे हैं, इसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कह रहे हैं, और इसको पीजीसी छोटे में कहा जाता है। नेचर में क्या है? स्टेम सेल्स। लेकिन इन्हीं बीच में हमने क्या किया? इन्हीं बीच में क्या है? इन्हीं के बीच में कुछ लंबे लंबे सेल्स इस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ऐसे सेल्स भरे पड़े हैं, कॉलमनर सेल्स भरे पड़े हैं। इन सेल्स के नाम क्या होता है? इसे हम लोग सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स कहेंगे। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो ही तरीके के सेल्स बिल्कुल चारों तरफ भरे पड़े हैं, चारों तरफ। यानी कि ऐसे दो तरीके के सेल्स को मैं क्या कर सकता हूं? चारों तरफ बना सकता हूं। लेकिन चारों तरफ मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे कई सारे चीज लिखने होंगे, बनाने होंगे, जगह की कमी पड़ जाएगी। लेकिन ये सेल्स चारों तरफ भरे पड़े हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेल में गैमीट को कह रहे हैं स्पर्म प्रोडक्शन, और फीमेल में गैमीट का नाम होगा ओवम। दोनों के प्रोडक्शन की थ्योरी काफी एक दूसरे से काफी भिन्न है। चलिए मेल के बारे में पहले बेसिकली कहते हैं। मेल में गैमीट की प्रोडक्शन, दैट मींस स्पर्म की प्रोडक्शन की शुरुआत कब होगी? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है। मेल या फीमेल के जिंदगी में आने वाला वो वक्त जब से उनके शरीर में गैमीट्स की प्रोडक्शन होने की शुरुआत होती है, उसी वक्त को हम लोग कहते हैं, हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो मेल में प्यूबर्टी के समय स्पर्म प्रोडक्शन की शुरुआत होगी, लेकिन ध्यान दीजिए ये आजीवन चलेगी, ये कभी भी रुकती नहीं है। दैट मींस ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं, बार बार इसको मैं रिपीट भी करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि मेल में स्पर्म की जो प्रोडक्शन इसकी शुरुआत कब होगी? प्यूबर्टी में होगी, जो कि लगभग 12 से 14 साल के बीच में आता होगा। और प्यूबर्टी में इसकी शुरुआत होने के बाद ये लाइफ टाइम चलने वाली है, कभी भी रुकने वाली नहीं है। यानी कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन कैसी है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी। लेकिन फीमेल में ओवम जो प्रोडक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो फीमेल का लाइफ में 2 बार शुरू होगा और दोनों बार बंद हो जाएगा। फीमेल का लाइफ में जब ओवम प्रोडक्शन होगा तो कब होगा? 2 बार शुरू होगा और दोनों बार बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जब एक फीमेल बेबी का डेवलपमेंट अभी ग्रोथ हो रहा था, यानी एक फीमेल बच्ची का भी जन्म नहीं हुआ है, अभी वो मदर के यूट्रस के अंदर अभी उसकी डेवलपमेंट चली रही है, तभी यानी सोचिए 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है ना, 9 मंथ्स, यानी मदर के शरीर के अंदर अगर एक फीमेल बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट को कितने दिन चलाना होगा? 9 मंथ्स चलना होगा। तो जब वो पहले महीने के डेवलपमेंट से एक फीमेल बच्ची गुजरती रहती है, तभी उसके अंदर कुछ ऐसे गैमीट प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी रहती है। जरा इमेजिन कीजिए, अभी एक फीमेल बेबी की फॉर्मेशन अंदर हो ही रही है, तभी उसमें गैमीट फॉर्मेशन की शुरुआत लगभग हो गई रहती है। कहां तक पहुंची रहती है, किस लेवल तक, ये जब पढ़ाऊंगा मैं यूजेनेसिस सब डिस्कस करूंगा। लेकिन बस ध्यान रखिए कि फीमेल के बेबी के डेवलपमेंट के सबसे पहले महीने में ही ओवम प्रोडक्शन की शुरुआत आगे हो गई रहती है, लेकिन जैसे ही जन्म की बारी आएगी, जैसे ही उसके जन्म की बारी आएगी स्टॉप हो जाएगा। यानी देखिए पहली बार शुरुआत कब हुआ? पहले महीने जेस्टेशन में, और अंत कब हो गया? जस्ट बिफोर बर्थ वो समाप्त हो गया था, रुक चुका था। फिर से दूसरी बार कब शुरुआत होगी? फिर से प्यूबर्टी के समय में। यानी कि जन्म से लेकर लगभग 12 साल की उम्र तक जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए वो फिर से कोई घटनाक्रम वहां नहीं घटेगी, लेकिन वापस प्यूबर्टी में फिर से उसकी शुरुआत होगी और फिर से समाप्त कब हो जाएगी? लगभग 45 से 50 साल की उम्र होते होते वो वापस समाप्त हो जाएगी, जिसको मेनोपॉज भी कहा जाता है। यानी देखिए कितना डिफरेंट है। फीमेल के लाइफ में 2 बार गैमीट प्रोडक्शन की शुरुआत होगी और दोनों बार बंद हो जाएगा, जबकि मेल में क्या है? मेल में एक ही बार शुरू होगी प्यूबर्टी के समय और लाइफ लॉन्ग चलेगी। और इसलिए एक खास लाइन जोड़ा जाता है, दैट मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि दोनों बार वो रुक जाएगा। तो चलिए हम लोग स्पर्म प्रोडक्शन पर हैं और स्पर्म प्रोडक्शन से आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल मैंने जो सेल यहां पर बना कर रखे हैं उसका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको पीजीसी छोटे में कह रहे हैं, जो कि और इसके बीच बीच में काफी लंबे लंबे सेल्स हैं, इसका नाम सर्टोली सेल्स है और नर्व सेल्स है। पहले भी मैंने कह दिया है ये सर्टोली सेल्स है। नर्व सेल्स कैसे होते हैं? हाईली वेस्कुलर होते हैं, यानी इसको ब्लड वेसल्स जबरदस्त तरीके से मिले हुए रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर क्या होते थे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर क्या होते हैं? अभी जस्ट मैंने कहा था कुछ सेल के गुच्छे होते हैं, इन्हीं सेल के गुच्छे का नाम क्या है? लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक कहते हैं। थ्योरी पर आ गए सीधे प्यूबर्टी का। अब मेल में प्यूबर्टी का समय आ गया,
जैसे ही प्यूबर्टी का समय आया वैसे ही हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस, ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस ने खास हार्मोन सिक्रीट करना शुरू किया जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, या इसको गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये किसका हार्मोन है? ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। और हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पहचान कैसी होती है? उसका नाम क्या है? रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे शब्द जुड़े रहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश भी की थी कि हाइपोथैलेमस के प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, कई तरीके के हार्मोन को बना के निकालता है, और उन्हीं दो हार्मोन्स में से अभी उन्हीं सारे हार्मोन्स में से अभी फिलहाल में दो हार्मोन की आवश्यकता पड़ने वाली, एक का नाम होगा एफएसएच, एक का नाम होगा एलएच। लेकिन मेल में एलएच को क्या कहते हैं? मेल में एलएच को हम लोग आईसीएसएच कहा करते थे। तो चलिए वापस आ गए, मेल में प्यूबर्टी का समय आ गया। प्यूबर्टी के समय आने के साथ ही हाइपोथैलेमस ने क्या किया? जीएनआरएच नाम के हार्मोन को निकालना शुरू कर दिया। और हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच नाम का हार्मोन कहां पहुंचा होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी तक आया होगा। और नतीजा ये जीएनआरएच नाम का हार्मोन जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएगा, अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होंगे? अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे। पहले मैंने बता दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम होगा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन इसी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन निकलेगा जिसका नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग फीमेल में कहते हैं, उसी का नाम यहां पर रख रहे हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। तो क्वेरी मेरे ख्याल से यहां पर किसी की भी ये हो सकती है, आखिर प्यूबर्टी के समय ही घटना की शुरुआत क्यों हो गई? तो क्या एफएसएच और एलएच नाम के जो हार्मोन जिसको हम लोग मेल में आईसीएसएच भी कह रहे हैं, क्या जन्म से नहीं बन रहे थे मेल के शरीर में? बिल्कुल बन रहे थे, जन्म से बन रहे थे, लेकिन इस हार्मोन को सप्रेस करके रख दिया गया था। किसने सप्रेस करके रख दिया था? जब आप ग्लैंड पढ़ेंगे तब पीनियल ग्लैंड नाम आएगा। अब पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, नाम होता है मेलाटोनिन, और वही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन इस एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखता है। नतीजा हार्मोन तो रहता है लेकिन काम अपने सो नहीं कर पाता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो एफएसएच एलएच को जन्म से लेकर, सोचिए बच्चे का जन्म, लड़के का जन्म तो हो गया, जन्म तो जन्म जैसे ही हुआ तो ऑब्वियसली उसके शरीर में एफएसएच और एलएच नाम का हार्मोन तो है ही, लेकिन क्या तभी से गैमीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? जवाब है नहीं। पहले भी बार बार कह रहा हूं कि प्यूबर्टी से शुरुआत होगी। तो आखिर एफएसएच एलएच को किसी ने तो सप्रेस करके रखा होगा। किसने सप्रेस करके रखा था? पीनियल ग्लैंड से आने वाले मेलाटोनिन हार्मोन। लेकिन अब प्यूबर्टी का वक्त आने के बाद सेम पीनियल ग्लैंड से आने वाला मेलाटोनिन हार्मोन अब इस एफएसएच और एलएच को रोकने में सफल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी सी थ्योरी है कि कैसे नहीं रोक पाएगा, और ये थ्योरी आउट ऑफ सिलेबस है, अब मेडिकल साइंस है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना जान लेना है कि प्यूबर्टी का वक्त आ गया और अब सेम मेलाटोनिन नाम का हार्मोन एफएसएच और एलएच को फंक्शनल होने से रोक नहीं पाएगा। नतीजा एफएसएच और एलएच क्या करेंगे? अब अपने काम को शो करने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं काम को कैसे शो करेंगे। तो जीएनआरएच नाम का हार्मोन कहां से आया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच हार्मोन का प्रभाव एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया, एफएसएच और एलएच। एलएच को हम लोग क्या कह रहे हैं? आईसीएसएच। और ये आईसीएसएच नाम का हार्मोन क्या करेगा? ये जाकर काम करेगा लिडिक सेल्स के ऊपर। नाम ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक को एक्साइट करना। देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक को एक्साइट करना, और जैसे ही इसको एक्साइट किया जाएगा यहां से मिक्सचर ऑफ, इस लिडिक सेल से मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स आने लगेंगे। उस मिक्सचर ऑफ हार्मोन का नाम होगा एंड्रोजेंस। यानी यहां से क्या आने लगे? यहां से मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स आने लगे, उसका नाम क्या रखेंगे? एंड्रोजेंस। मिक्सचर ऑफ हार्मोन है ना, लेकिन आखिर इसमें कोई तो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। इसी मिक्सचर ऑफ हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजेन है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होता है टेस्टोस्टेरोन। यानी कि कह सकते एंड्रोजेंस एंड स्पेशली एंड सबसे मुख्यतः कौन सा हार्मोन अब आने वाला है? टेस्टोस्टेरोन आने वाला है। और आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल का एक सबसे बेहतरीन हार्मोन है, जिसकी वजह से मेल के मैक्सिमम फीचर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन एक ही चीज है। मिक्सचर ऑफ हार्मोन जब तक है तब तक उसका नाम एंड्रोजेन, लेकिन सबसे ज्यादा उस मिक्सचर में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो आप जिस नाम को चाहें यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं। लेकिन जरा सोचिए, आईसीएसएच ने जब लिडिक सेल्स को एक्साइट किया तो लिडिक सेल्स ने मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजेंस को रिलीज किया। कहां रिलीज किया होगा? पहले भी मैंने कह दिया, ये सेल कैसे थे? हाईली वेस्कुलर। ये सेल हाईली वेस्कुलर था, यानी कि जो भी एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन उसको रिलीज कहां कर दिया गया? इसी के अंदर छुपे हुए जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड सप्लाई या ब्लड कैपिलरीज है उसमें रिलीज कर दिया गया। अब जरा सोचिए, एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन अगर ब्लड सप्लाई में आ गए तो इसका मतलब कहां चले गए? पूरे शरीर में फैल गए होंगे, क्योंकि ब्लड के जरिए तो पूरे शरीर में फैलेंगे। तो अगर ये एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन अगर ब्लड सप्लाई के जरिए अगर ये पूरे शरीर में फैल चुके हैं, तो क्या सेम हार्मोन क्या सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने कह दिया कि सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स भी हाईली वेस्कुलर होते हैं।
तो जिस तरीके से लीडिंग सेल्स हाईली वेस्कुलर हैं, उसी तरीके से सर्टोली सेल्स भी हाईली वेस्कुलर हैं। तो लीडिंग सेल्स ने ब्लड में किसको डाल दिया? एंड्रोजन को, एंड्रोजन नाम के हार्मोन को। तो क्या एंड्रोजन नाम का हार्मोन इसी ब्लड सप्लाई से होते हुए कभी ना कभी सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो अब इमेजिन कीजिए कि सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक कौन सा हार्मोन पहुंच गया? सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स तक एंड्रोजन नाम का हार्मोन पहुंच गया, यानी कि यहां पे एंड्रोजेंस नाम के हार्मोन आ गए। और ये सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स क्या कहते हैं, करते हैं दो खास तरीके की। ये देखिए, पहले फिर से थोड़ा सा मैं बेसिक की तरफ वापस जा रहा हूं। सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स को क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं? सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स को पहला तो मैंने यहां पर ब्लड की सप्लाई कर डाली, मतलब हाईली वेस्कुलर, इसको बता दिया। और दूसरा देखिए, ये जो एफएसएच नाम का हार्मोन है, ये जो एफएसएच नाम का हार्मोन है, ये भी सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एफएसएच भी तो ब्लड के जरिए ही कहीं भी पहुंचेगा, क्योंकि ये भी तो एक हार्मोन है। हार्मोन्स तो मुख्यतः ब्लड के जरिए ही फैलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स को मैंने क्या बताया है? हाईली वेस्कुलर। अगर मैंने इसको हाईली वेस्कुलर बताया है तो क्या एफएसएच नाम का हार्मोन यहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंच गए। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन के प्रवेश हो रहा है? पहला तो एफएसएच नाम का हार्मोन का प्रवेश हो रहा है, और दूसरा इसी ब्लड के जरिए किस हार्मोन का प्रवेश करा रहे हैं हम लोग? एंड्रोजेंस का प्रवेश करा रहे हैं। यानी जरा सोचिए कि सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स के अंदर दो तरीके के हार्मोन्स प्रवेश कर गए। पहला एंड्रोजन भी प्रवेश किया और दूसरा एफएसएच भी प्रवेश किया। और ये जो सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स होते हैं, ये तीन चीजें रिलीज करते हैं। दो चीज इसको मिल रहा है, एक एंड्रोजन और एक मिल रहा है एफएसएच। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। लेकिन उसके एवज में तीन चीज रिलीज करते हैं। एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक प्रोटीन रिलीज करेंगे, उसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को छोटा में कहा जाता है एबीपी। एबीपी ये सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स और क्या रिलीज करते हैं? एक और प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है इनिविन। ये सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स और क्या रिलीज करते हैं? एक और खास चीज रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है मैच्योरेशन फैक्टर्स। मैच्योरेशन फैक्टर्स, लेकिन ये रिलीज नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स ने क्या किया? दो चीज को रिलीज किया हुआ है। एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एबीपी कह रहे हैं, एक है इनिविन, इसको भी रिलीज किया। लेकिन जो मैच्योरेशन फैक्टर्स है उसको उसने रिलीज नहीं किया, बल्कि अपने अंदर ही जो मैच्योरेशन फैक्टर्स हैं इसको अपने अंदर ही पूरी जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रख लिया है। यानी सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स के अंदर मौजूद क्या है? मैच्योरेशन फैक्टर्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और देखेंगे इसका प्रयोग आगे जाकर क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। फिर से वापस आते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ आईसीएचएस, इसके प्रभाव में लीडिंग सेल्स ने निकाला था एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कहां पर चले गए थे? ब्लड में। अब ब्लड के जरिए एंड्रोजेंस कहां पहुंचने में सफल हो गए? सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स के अंदर पहुंचने में सफल हो गए। और सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स के अंदर जैसे ही एंड्रोजन पहुंचे, इस सर्टोली सेल्स और नर्व सेल ने क्या रिलीज करके रखा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। नाम में ही तो काम छुपा हुआ है। इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया? एंड्रोजन को बांध करके रख लिया अपने पास ही, कि अब तुम्हें बाहर वापस नहीं जाने देंगे। यानी कि जैसे ही एंड्रोजन सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स होते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रवेश करेंगे, वो क्या होंगे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एबीपी के संपर्क में आते फंस जाएंगे। और वो अंदर तो आ गए, अंदर ही रह जाएंगे, वापस बाहर निकलने में सफल नहीं होंगे। मतलब साफ है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किस हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ गई? तो इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने एंड्रोजन को बांध करके रख लिया। अगर इसने एंड्रोजन को बांध करके रख लिया, मतलब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फिलहाल कौन से हार्मोन की मात्रा बढ़ गई? तो कह सकते हैं एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। चलिए इस थ्योरी को यहीं तक रोकते हैं, वापस इस सेल तक आते हैं। यानी पहला मुझे प्रूफ करना था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड्रोजन की मात्रा कैसे बढ़ी, उसको मैंने साबित किया। एंड्रोजन कैसे बढ़ा? वापस चलते हैं। जो सेल यहाँ पर क्यूब लाइक नजर आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल। स्टेम सेल्स हैं, लगातार डिवाइड करते हैं। इमेजिन कीजिए माइटोसिस कर रहे, लगातार डिवाइड कर। क्यों करते हैं? क्योंकि खर्च ना हो जाए। चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं क्यों खर्च ना हो जाए। ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मेल में एक दिन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पूरे दोनों टेस्टिस मिला के, जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है सबकी पूरे मिला के मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, तो मेल में एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो जरा सोचिए, अगर मेल में एक दिन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर 120 मिलियन मतलब 120 इंटू 10 लाख स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, क्या छोटी मोटी कोई मात्रा है? बहुत जबरदस्त मात्रा है।
और जरा सोचिए अगर ये सेल तत्काल मियोसिस करने लगे तो तब तो खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब तो स्पर्म प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। यानी इस सेल को क्या करना है, इस सेल को इतने तेजी से डिवाइड करता रहना है जिससे कि एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म बनने के बावजूद इसके जो मदर सेल हैं, जिसको स्टेम सेल्स कह रहे हैं, कभी भी खत्म ना हो, तभी तो लाइफ लॉन्ग स्पर्म प्रोडक्शन जारी रहेगी। तो इस सेल का नाम है पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करके डिवाइड किया। माइटोसिस किया मतलब डिवाइड किया, डिवाइड किया तो नए सेल बने। कितने नए सेल बनेंगे, जरा सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए। एक सेल अगर माइटोसिस करता है तो एक के जगह पर कितने सेल दिखते हैं, 2 दिखते हैं ना, यानी कितने सेल की बढ़ोतरी होती है, एक ही सेल की ना बढ़ोतरी होती है। एक सेल तो पहले से ही है लेकिन उसने माइटोसिस किया तो एक ही नया सेल ना और एडिशनली बढ़ेगा, क्योंकि एक सेल की जगह कितने सेल नजर आएंगे, अब 2 सेल नजर आएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए उतना डिटेल में भी नहीं, क्योंकि मुझे सेल डिवीजन तो फिलहाल पढ़ाना नहीं है। तो फिलहाल इस सेल का नाम है पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसने क्या किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस किया, आप सोचिए कि सारे सेल अगर तेजी से अगर माइटोसिस करे तो यानी इसके अंदर पूरे काफी सारे सेल्स की पूरी लाइन लग जाएगी। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर पूरे सारे इस तरीके के सेल्स की लाइन लग जाएगी। जो भी नए नए सेल्स बन रहे हैं तो जो मदर सेल्स से सबसे ऊपर में उसका नाम रखे थे पीजीसी, लेकिन अब जो भी नए सेल बन रहे हैं उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया 2 तरीके के होते हैं, आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। तो पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस करके जितने भी नए सेल बन रहे हैं उसका नाम क्या रख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया 2 तरीके के हैं। इसमें से कुछ का नाम रखेंगे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, कुछ का नाम रखेंगे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, जबकि कुछ का नाम रखेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। आखिर ऐसा क्यों? सिंपल है, ये देखना होगा कि जो भी स्पर्मेटोगोनिया बने क्या वो ग्रोथ फेज में इंटर करके अपने साइज को बढ़ा रहे हैं या नहीं। इमेजिन कीजिए जितने भी सेल बने सब तो स्पर्मेटोगोनिया है, लेकिन वो स्पर्मेटोगोनिया जो बनने के बाद भी अपनी साइज को नहीं बढ़ा रहे, यानी वो ग्रोथ फेज में इंटर नहीं कर रहे, वो जैसे थे वैसे ही दिख रहे हैं, उसका नाम रह जाएगा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन वो स्पर्मेटोगोनिया जो बाहर से न्यूट्रिशन बाहर से हासिल होता है ना, न्यूट्रिशन जो पीजीसी है ना, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्पर्मेटोगोनिया जो कि न्यूट्रिशन को हासिल करके ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएंगे, अपनी साइज बढ़ाने लगेंगे, उसका नाम पड़ जाएगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। सिंपल डिफरेंशिएशन है, इन्हें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जो मदर सेल थे उसका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल पीजीसी। उसने क्या किया, माइटोसिस करके जो सेल बने उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया 2 तरीके के हैं, टाइप ए और टाइप बी। डिपेंड करता है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं, मतलब ग्रोथ फेज में इंटर कर रहे हैं कि नहीं। जो ग्रोथ फेज में इंटर नहीं करेंगे उसका नाम है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो भी स्टेम सेल्स ही कहे जाते हैं, वो भी लगातार डिवाइड करना जारी रखते हैं। यानी जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है जो ग्रोथ फेज में इंटर नहीं करेंगे वो भी लगातार डिवाइड कर रहे हैं, आप उसको भी स्टेम सेल्स मान सकते हैं। लेकिन उसी में से वो स्पर्मेटोगोनिया जो कि बाहर से न्यूट्रिशन हासिल करके साइज में बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे, तो ग्रोथ फेज में इंटर कर गए हैं, उसका नाम है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन मैंने कहा ग्रोथ फेज में इंटर कर गए हैं, यानी एक नेक्स्ट में ग्रोथ फेज खत्म भी होगी, और जैसे ही टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, वो टाइप बी का स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ फेज खत्म कर लेंगे, उसका नाम बदल गया, अब उसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया मैंने उसे कब तक कहा, तब तक कहा जब तक उसमें ग्रोथ फेज चल रही थी। तो जैसे ही ग्रोथ फेज खत्म हो गई, इन्हीं सेल का नाम हमने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मेरे पास जगह कम है इसलिए छोटा सा लिख रहा हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कितना आसान कॉन्सेप्ट, मदर सेल से पीजीसी डिवाइड किया स्पर्मेटोगोनिया, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी भी डिवाइड कर रहा है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ग्रोथ फेज में इंटर कर गए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और ग्रोथ फेज खत्म कर लिया, नाम पड़ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखिए नाम का थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जरा सोचिए अभी तक सारे सेल क्या हैं, अभी तक तो सारे के सारे सेल डिप्लॉयड ही हैं, यानी सारे के सारे 2n है। क्यों, क्योंकि अभी तो कहीं भी मियोसिस के बारे में मैंने बात ही नहीं करी। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि माइटोसिस कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं या ग्रोथ खत्म कर ले रहे हैं। जो ग्रोथ की शुरुआत किए थे उसका नाम था टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और जिसने ग्रोथ खत्म कर लिया था उसका नाम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब जो भी सेल अभी तक आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेल अभी तक क्या है, अभी तक जो भी नाम दिख रहे हैं डिप्लॉयड है। लेकिन पहली बार ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है क्या करेगा, मियोसिस 1 में सॉफ्ट कर डालेगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, ये इमेजिन कीजिए इसने क्या किया, जितने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सबको लेकर चलने की जरूरत नहीं, किसी एक से ही चलते हैं, कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मान लेते हैं इसी में से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है, इसने क्या किया, मियोसिस 1 खत्म किया। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मियोसिस 1 खत्म किया, यहाँ पर मियोसिस 1 खत्म किया। तो जरा सोचिए मियोसिस 1 जैसे ही खत्म होगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, एक सेल से टोटल सेल बनेंगे 2 सेल बनेंगे, और मियोसिस 1 जैसे ही खत्म होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम से तो आधे हो जाएंगे,
यानी डिप्लॉयड सेल से शुरू करके हम लोग किस सेल तक पहुंच गए हैं, हैप्लॉयड सेल तक पहुंच गए हैं। और जो हैप्लॉयड सेल अभी बना है उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हमेशा ध्यान रखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के पेच में अक्सर लोग फंसते हैं। मेल हो या फीमेल एक ही कॉन्सेप्ट है, जब तक प्राइमरी शब्द कहा जा रहा है वो डिप्लॉयड होगा और जैसे ही सेकेंडरी शब्द कहा वो हैप्लॉयड होगा। यहां पर जैसे मेल हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, वही फीमेल होगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी oocytes कहा करेंगे। सेम वहां भी होगा, प्राइमरी जहां तक रहेगा तब तक उसे डिप्लॉयड कहेंगे, जैसे ही हैप्लॉयड होगा उसका नाम क्या रख देंगे, सेकेंडरी रख देंगे। तो चलिए वापस हम लोग आते हैं। तो अभी तक क्या दिख रहा है, डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसने क्या किया, मियोसिस 1 कंप्लीट किया। मियोसिस 1 कंप्लीट किया तो हर एक सेल से कितने सेल बने, 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए, हैप्लॉयड हो गए, इसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन आप भी जानते हैं मियोसिस तो 2 फेज में होता है, यानी अभी कौन सा फेज बाकी है, मियोसिस 2 बाकी है। यानी दोनों हैप्लॉयड सेल जो अभी तक बने हैं आप क्या समाप्त करेंगे, दोनों हैप्लॉयड सेल आप समाप्त करेंगे मियोसिस 2। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं मियोसिस 2, और जैसे ही मियोसिस 2 खत्म होगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स आप कितने नजर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स अब नजर आएंगे 4, और चारों के चारों सेल अभी भी क्या रहेंगे, चारों के चारों सेल अभी भी हैप्लॉयड ही रहेंगे। और अब देखिए, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, कितना सुंदर शानदार कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लास्टली कितने ऐसे हैप्लॉयड सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, और जो चारों के चारों सेल हैं इसको एक साथ हम लोग कहा करेंगे स्पर्मेटिड्स, इसका नाम है स्पर्मेटिड्स। और अभी तक जो भी घटना मैंने आपको डिस्क्राइब करी, स्पर्मेटिडोजेनेसिस, हमने क्या बनाया, स्पर्मेटिड बनाया, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। एनसीईआरटी बहुत भारी गलती करता है, एनसीईआरटी इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है। फिर से कंक्लूड करूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, लेकिन एनसीईआरटी इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहा है, लेकिन रियल में क्या, मैंने तो बनाया स्पर्मेटिड बनाया ना, इसलिए स्पर्मेटिड बनाने की प्रक्रिया को स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहा जाता है, इसका असली नाम यही है। जो भी वापस मैं एनसीईआरटी के एरर पर ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मुझे पता ना बताता हूँ। अब जरा सोचिए, अब हमारे पास टोटल 4 सेल हैं, चारों के चारों हैप्लॉयड हैं, चारों के चारों हैप्लॉयड है, उसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड। लेकिन क्या कोई भी, यानी यहाँ तक की प्रक्रिया का नाम क्या है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस, लेकिन क्या कोई भी स्पर्मेटिड स्पर्म जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, चारों के चारों जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आपस में थोड़े बहुत फ्लूइड से भी जुड़े रहते हैं, म्यूकस से जुड़े रहते हैं। इमेजिन कीजिए म्यूकस से जुड़े हैं, म्यूकस यानी कि इनके बीच में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा म्यूकस भी रहता है, थोड़ा थोड़ा म्यूकस भी रहता है। थोड़ा थोड़ा म्यूकस क्यों, क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाए। पता चला कोई सेपरेट हो गए तो कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, क्योंकि सबकी डेवलपमेंट एक साथ करनी है, तो कुछ ना कुछ म्यूकस लीनियज से जुड़े रहते हैं, म्यूकस फ्लूइड से जुड़े रहते हैं। सिंपल भाषा में आप यही कह सकते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक लीनियज भी कहते हैं। हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन फिर मैंने नामकरण कर दिया। अब जो सोचिए, जो भी स्पर्मेटिड्स यहाँ बने हैं क्या स्पर्म जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ये सारे स्पर्मेटिड किसके पास चले जाएंगे, सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स के पास चले जाएंगे। नाम ही तो है सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स, जो क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स हैं इस स्पर्मेटिड को क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी तो हाईली वैस्कुलर है। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं कुछ सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स यहाँ पर ही बना लेता हूँ। तो कुछ सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इमेजिन कीजिए, यही है सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इमेजिन कीजिए, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं अब कहाँ चले गए, ये स्पर्मेटिड्स चले गए सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के अंदर चले गए, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के अंदर चले गए। सभी के सभी अभी भी क्या है, ऑब्वियसली अभी तक तो सभी हैप्लॉयड ही है, सभी हैप्लॉयड ही है, यानी सभी के सभी चले गए सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स। और सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स क्या है, पहले भी मैंने कह दिया हाईली वैस्कुलर है, इसको ब्लड सप्लाई बहुत है, और इसी ब्लड के सप्लाई के जरिए यहाँ पर क्या पहुँच रहा है, इसके पास FSH नाम का हार्मोन भी पहुँच रहा है, और क्या पहुँच रहा है, इसके पास बहुत सारे मात्रा में न्यूट्रिशन भी पहुँच रहे हैं। और जरा सोचिए, तो सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स क्या है, हाईली वैस्कुलर, ब्लड पहुँच रहा है, ब्लड अपने साथ क्या ला रहा है, FSH नाम का हार्मोन भी ला रहा है और न्यूट्रिशन भी ला रहा है। और नतीजा पहले भी मैंने कह दिया, सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स उसने अपने अंदर इस FSH नाम के हार्मोन के प्रभाव में और जो भी न्यूट्रिशन इसे मिल रहा है इसके प्रभाव में क्या रिलीज किया है, मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज किया हुआ है। और मैच्योरेशन फैक्टर क्या करेंगे, जो भी आपको स्पर्मेटिड जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं उसको स्पर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये सारे स्पर्मेटिड अब कैसे दिखने लगेंगे, स्पर्म के समान दिखने लगेंगे, लाइक दिस, स्पर्म के समान दिखने लगेंगे। फिर से वापस रिपीट करते हैं कौन कौन सी घटना घट रही है। सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर में तो क्या आ रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, ब्लड है तो न्यूट्रिशन आएगा, FSH नाम का हार्मोन भी आ रहा है। FSH नाम में ही तो सारा कमाल है, नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम डेवलप हो जाओ।
तो इस FSH हार्मोन के प्रभाव में सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स ने क्या रिलीज किया? मैच्योरेशन फैक्टर। मैच्योरेशन फैक्टर ने क्या किया? स्पर्मेटिड को, स्पर्मेटिड क्या है? पॉलीपिन है, इसको मैच्योर कर दिया। मैच्योर करके किस में कन्वर्ट कर दिया? स्पर्म में कन्वर्ट कर दिया। और स्पर्म अभी भी किसके अंदर है? अभी भी सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स के अंदर भी फंसे पड़े हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस। यानी यहाँ पर आपको जो भी घटना दिख रही है इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस कहेंगे। वापस एनसीईआरटी के एरर पर आप फिर से ध्यान दिलाने वाले। एनसीईआरटी के एरर एक बार फिर से ध्यान दिला रहे हैं। जरा सोचिए, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के अंदर गए क्या थे? इसके अंदर गए थे स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड डेवलप किस में हो गए थे? स्पर्म में। और तब इसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी बड़ा अजीब से कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स बनने के बाद सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स अंदर घुस जाते हैं और जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। फिर से काफ़ी बड़ी वहाँ बनाई होती है। तो देखिए, अगर आप लाइन ध्यान पड़िएगा, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मियोजेनेसिस से पहले ना स्पर्मेटिड गए थे, नतीजा वो स्पर्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसी प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, लिखा हुआ लाइन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड नाउ गेट्स एम्बेडेड विद इन सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स। उस लाइन को आपको देंगे, बहुत आराम से मिलेगा। लिखा हुआ है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया हो गई है, अब जाके जो स्पर्म के हेड हैं वो सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स के अंदर जाके घुस जाते हैं। अगेन रॉन्ग, फिर से दूसरी बात। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक जो भी प्रक्रिया हुई इसका नाम क्या रख रहे हैं? स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिड बना है। यहाँ पर जो भी घटना घट रही है दैट मींस स्पर्मेटिड से स्पर्म बना रहे हैं, इसी घटना को कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोटेलिसिस। और लास्टली स्पर्म्स क्या होंगे? लास्टली जो स्पर्म्स हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे। स्पर्म्स क्या होंगे? इसलिए अब स्पर्म्स बन ही गए हैं, स्पर्म्स बन गए तो स्पर्म्स क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। इसी बाहर निकलने की घटना को कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। यानी पूरे इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इतने दूर में जो भी घटना घट रही है जिसमें हमने स्पर्मेटिड बनाया, इसका नाम है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इतने दूर में जो भी घटना घट रही है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया, इसका नाम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस है। लास्टली स्पर्म्स बाहर निकलेंगे, इसका नाम स्पर्मिएशन। और तीनों को मिलाकर कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह दिया? तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस प्लस स्पर्मिएशन इज टुगेदर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एनसीईआरटी इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पर 2 मेजर एरर दिख रहे हैं। पहला स्पर्मेटिडोजेनेसिस को उसने स्पर्मेटोजेनेसिस कह के बेवकूफ बना दिया, और दूसरा उसने कहा कि स्पर्म के जो हेड हैं वो सर्टोली सेल्स में, स्पर्म बाद में जाकर घुस जाते हैं, जबकि पहले ही स्पर्मेटिड गए थे और स्पर्म इसी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। यानी स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस के पहले स्पर्मेटिड यहाँ पर गए थे, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि स्पर्म बाद में गए थे आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये एक मेजर एरर। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो फंसना नहीं है। वापस अब मैं हार्मोन्स पर बता रहा हूँ, सीधे हार्मोनल पॉइंट पर आ रहे हैं, क्योंकि हार्मोन के दूसरे ना भरे रहेंगे। अब मैं सारे हार्मोन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि किस हार्मोन ने क्या क्या किया, बिल्कुल सेपरेट करके अब मैं बोलने वाला हूँ। अभी तक एक साथ चल रहे तब सेपरेट। क्वेश्चन पूछा यूएनआरएस ने क्या किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्साइट करके एफएसएच और एलएच मतलब आईसीएस करवाया। ठीक है, आईसीएस ने क्या किया? आईसीएस ने एक ही काम किया, जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स हैं उसको एक्साइट करके एंड्रोजेंस नाम के हार्मोन के पिक्चर को निकलवाया। सबसे मुख्य का नाम है और कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछेगा स्पर्मेटिडोजेनेसिस किसने करवाया? हालांकि एनसीईआरटी इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहा है, लेकिन स्पर्मेटिडोजेनेसिस किसने करवाया? आंसर होगा एंड्रोजेंस ने करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंड्रोजन कहाँ चले गए थे? ब्लड में। ब्लड के जरिए किसके पास आए थे? सर्टोली सेल्स के पास। और सर्टोली सेल्स के अंदर क्या बना था? प्रोटीन नाम था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन ने क्या किया था? एंड्रोजन की मात्रा को टिश्यूज के अंदर बढ़ा दिया था, और इसी एंड्रोजन ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। यानी जिसको हम स्पर्मेटिडोजेनेसिस कह रहे हैं, या आप चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस ही कह लीजिए, इसको किसने अंजाम दिया? तो सिर्फ एंड्रोजन ने अंजाम दिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इसको किसने अंजाम दिया? इसको तो सिर्फ एफएसएच ने अंजाम दिया। नाम नहीं है पॉलीक्रिस्टल हार्मोन, इसने स्पर्मेटिड को इन्फ्लुएंस किया, स्टिमुलेट किया, जिससे कि स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक हार्मोन को फंक्शन का तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और प्रोटीन नाम था इम्यूनिन। क्यों रिलीज किया था? कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। जो रिलीज किया था पहले भी मैंने कह दिया, स्पर्म एक दिन में कितने स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं? 120 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आपको सुन के ही लगता होगा अक्सर ये एक अनकंट्रोल्ड मात्रा है, यानी ह्यूज मात्रा है, इमेजिनेशन से परे इसकी प्रोडक्शन हो रही है। और आपने ये भी सुनकर रखा होगा, अगर किसी भी सेल की प्रोडक्शन
अगर जरूरत से कहीं ज्यादा संख्या में हो, अगर अनकंट्रोल हो जाए तो कैंसर भी कहा जाता है। अनकंट्रोल ग्रोथ में कैंसर कहते हैं। तो क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन की घटना चल रही है, क्या इसके अनकंट्रोल होने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावनाएं हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और जबरदस्त ग्रोथ देखने मिले तो टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाएगा और व्यक्ति जबरदस्त बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो क्या हमारा शरीर चाहेगा कभी घटना घटे ना घटे? नतीजा सोल्यूशन ने क्या रिलीज किया हुआ है? इनिबिन का काम क्या है? इनिबिन का काम है एफएसएच को सप्रेस करना। इनिबिन का काम क्या है? एफएसएच को सप्रेस करना, जिससे कि एक दिन में 120 मिलियन से ज्यादा स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट ना हो। इनिबिन का फंक्शन मैंने आपको बताया। इनिबिन क्या कर रहा है? इनिबिन इसको भी एक हार्मोन का ही दर्जा हासिल आप कर सकते हैं। इनिबिन एक प्रोटीन भी है, इसको एक हार्मोन का दर्जा भी हासिल है। इनिबिन क्या कर रहा है? इनिबिन का एक ही काम है एफएसएच को सप्रेस कर देना। क्यों? कितना? क्या पूरा सप्रेस कर देना? नहीं, बस इतना ही सप्रेस करना जिससे कि एक दिन में 120 मिलियन से ज्यादा स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट ना होने पाए। यानी कहीं ना कहीं कैंसर को बचाने का काम कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पूछेगा, जो 3 प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें से सिर्फ इतने दूर हम लोग क्या कह रहे हैं? बार-बार कह रहे हैं इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। इसमें कितना वक्त लगेगा? 74 डेज। कितनी अजीब सी बात है, एक दिन में 120 मिलियन प्रोड्यूस होने के बावजूद एक स्पर्म के प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक स्पर्म के प्रोडक्शन, चलिए मान लेते हैं ये तो स्पर्मेटिड का, तो स्पर्म तक ले लेते हैं। एक स्पर्म के प्रोडक्शन करने में कितना दिन लगता है? इट टेक्स अराउंड 74 डेज। यानी आज के दिन इस स्पर्म को बनते हुए, बिल्कुल डेवलप होते हुए देखा जाएगा। इसके प्रोडक्शन की शुरुआत 74 दिन पहले से पहले तब जाके समाप्त होगा। ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपके ऊपर याद है। लेकिन अब हम लोग क्या टॉपिक आगे बढ़ाएंगे? तो टॉपिक आगे ये बढ़ाएंगे कि स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड कैसे दिख रहे हैं? गोल गोल राउंडेड सेल दिख रहे हैं। स्पर्म कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल पूंछ वाले सेल दिख रहे हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म जो डेवलप हुआ, आखिर इसमें क्या क्या बदलाव आया? आखिर स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे डेवलप हुआ? कैसे डेवलप हुआ? अब प्लस स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हम लोग को देखना होगा, क्या क्या बात है। चलिए इसी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।